प्रिय दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग स्थल रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भूगोल के प्रारंभ करने के लिए बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है। इसी टॉपिक के आधार पर हम पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न स्थल रूपों को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो पृथ्वी के स्थल रूप, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। भूआकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी में स्थल रूपों को वर्गीकृत किया गया है, यानी भूआकृति विज्ञान में स्थल रूपों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसमें स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब होता है मिट्टी, स्थल भूमि, और स्फीयर का मतलब होता है घेरा, यानी स्थल मंडल के बारे में। और जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है जल और स्फीयर का मतलब घेरा, जल मंडल। जल से संबंधित अध्ययन को वैसे भी हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। तो आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को जानेंगे। तो हमारा यह पृथ्वी का सतह समान नहीं है, असमान है, उबड़ खाबड़ है, अनइवन है। तो ये उबड़ खाबड़ होने के कारण किस किस स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, इसके बारे में जानेंगे। भूआकृति विज्ञान में स्थल रूप के विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो स्थल रूप जो पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है उसे 3 वर्ग में बांटते हैं। पहले वर्ग को प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति, फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म कहते हैं, जिसमें महासागर और महाद्वीप को रखा जाता है। द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति, सेकंड ऑर्डर लैंड फॉर्म में पर्वत, पठार, मैदान को रखते हैं, जो पहले श्रेणी की स्थलाकृति यानी महाद्वीप और महासागर के सतह पर विकसित होता है। उस तरह से पर्वत, पठार और मैदान पर विकसित होने वाली स्थलाकृतियों को तृतीय श्रेणी की स्थलाकृति, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म कहते हैं। तो आइए आज हम लोग पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले इन स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं। तो इन स्थल रूपों का विकास मुख्यतः 2 प्रकार के शक्ति बल द्वारा होता है। एक को आंतरिक शक्ति, इंटरनल फोर्स, और दूसरे को बाह्य शक्ति, एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। आंतरिक शक्ति जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है, उसे आंतरिक शक्ति कहते हैं, इंटरनल फोर्स कहते हैं। इसके द्वारा पृथ्वी के भूपटल में तोड़ने की क्रिया होती है, मोड़ने की क्रिया होती है, जिससे पृथ्वी के सतह में असमानताएं उत्पन्न होती है। इसका प्रमुख रूप भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में देखते हैं। ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स, भूकंप, ये सब आंतरिक शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। उसी तरह से जब आंतरिक क्रियाओं के द्वारा भूपटल पर विरूपण यानी भूपटल में मोड़ या टूटन की क्रिया होती है, तब उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पर बाह्य कारकों द्वारा विभिन्न प्रकार के संशोधन किए जाते हैं, यानी स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो जब बाहरी क्रियाओं द्वारा, बाह्य शक्तियों द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी शक्ति को ही एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य शक्ति कहते हैं। यानी स्थल रूप का विकास 2 क्रियाओं के द्वारा होता है। आंतरिक शक्ति जो पृथ्वी के अंदर से कार्य करती है, जिसका उदाहरण ज्वालामुखी, वोल्केनो और भूकंप, अर्थक्वेक को सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं। और दूसरा बाह्य शक्ति द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, जो पृथ्वी के ऊपर की स्थलाकृतियों में विभिन्न क्रियाओं द्वारा संशोधन किया जाता है। और यह क्रिया मुख्यतः 3 रूप में होता है। इसे अपवर्तन, इरोजन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, तथा निक्षेपण
डिपोजिशन कहते हैं। तो बाह्य क्रिया द्वारा जो कार्य किया जाता है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अपर्दन इरोजन के रूप में, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के रूप में और निक्षेपण डिपोजिशन के रूप में। तो ये अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य होता है, यह बाह्य शक्तियों द्वारा होता है, यानी इसके कुछ दूत होते हैं, एजेंट होते हैं जिनके द्वारा किया जाता है। बाह्य शक्तियों द्वारा जो कार्य किया जाता है वे शक्तियां बहता हुआ जल नदी के रूप में होता है जो अपर्दन का कार्य करता है। काटे छाटे गए पदार्थों को फिर उसे परिवहन करता है और निम्न स्थानों पर ले जाकर निक्षेपण करता है। तो ये अपर्दन के दूत कहलाते हैं, एजेंट कहलाते हैं। और इस प्रकार के अन्य कारक पवन, विंड, हिम नदी, ग्लेशियर, समुद्री तरंगे, सी वेव्स, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर आदि है। ये सभी कारक, एजेंट स्थल रूपों को काटते छाटते हैं और उसमें संशोधन कर नई नई स्थलाकृतियों का विकास करते हैं। बहता हुआ पानी जिसे नदी कहते हैं, यह भूमि के सतह के चट्टानों को काट छाट कर महीन कणों में बदल कर उसे परिवहन के रूप में बहाकर ले जाता है और निचले स्थानों पर जमा करता है जिसे निक्षेपण करते हैं। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जहां काट छांट की क्रिया करती है वहां जलप्रपात का निर्माण होता है और जहां ले जाकर अवसाद को, सेडिमेंट्स को, जो कटे छटे टुकड़े हैं उसे जमा करती है जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। आप जलप्रपात और डेल्टा का नाम सुने होंगे। उसी तरह से पवन द्वारा, विंड द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य किया जाता है। हिम नदी यानी बर्फ की नदी द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जहां ठंड के कारण जल वाष्प बर्फ के कण में बदल जाता है, या ध्रुवीय प्रदेशों में जहां अत्यधिक ठंडक पड़ती है, बर्फ की चादरें पाई जाती है, तो इन क्षेत्रों में हिम द्वारा यानी हिम नदी द्वारा अपर्दन, निक्षेपण और परिवहन का कार्य किया जाता है। उसी तरह से समुद्र के किनारे समुद्री तरंगों द्वारा काट छांट की क्रिया होती है और विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये अपर्दन के दूत कहलाते हैं जो पहले चट्टानों को काटते छाटते हैं, फिर इसका परिवहन करते हैं और निम्न स्थानों पर ले जाकर निक्षेपण करते हैं जिससे कई प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक शक्ति के कारण चट्टानों में टूटने और मुड़ने की क्रिया होती है जिससे कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और बाह्य शक्ति द्वारा फिर उसमें संशोधन कर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। इन प्रमुख स्थलाकृतियों में पर्वत, पठार और मैदान प्रमुख है। हम लोग सबसे पहले विश्व के प्रमुख स्थलाकृति पर्वत की चर्चा करेंगे, जिससे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि पर्वत कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।